Welcome back. With this video, we are starting a third chapter, which is liberalization, privatization, and globalization, which is actually the new economical policy which introduced in India in 1991. In this video, today we will just cover the two topics here, which is introduction and reason for economic reforms. As we already know, और जैसा हमने पहले भी अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में इस बात को हमने पढ़ा था कि इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर दोनों के रूल डिसाइड किए गए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के यहाँ पर रोल को यहाँ पर डिसाइड किया गया। लेकिन जो अगर देखा भी जाए तो स्टार्टिंग के फेज़ में पब्लिक सेक्टर का काफ़ी डोमिनेंट रोल रहा। कंट्रोल, रेगुलेशन, इकोनॉमी पे अधिकतर आपको जो दिखेगा वो पब्लिक सेक्टर का ही जगह दिखा, जिसकी वजह से बहुत से एरिया में इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट एक तरफा हो गया, यानी केवल पब्लिक सेक्टर की वजह से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखा इस जगह पे, और प्राइवेट सेक्टर इससे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर के इग्नोर होने का पॉइंट क्या है? अगर प्राइवेट सेक्टर इग्नोर किए जाएंगे तो उस बेस पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनी होती है, तो वो केवल एक लेवल तक का ही अचीवमेंट दे सकती है। लेकिन अगर हमें आगे के अचीवमेंट्स को देखने हैं या फिर अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई थी, कुछ सिस्टम ऐसे बनाए थे, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा हुआ उस जगह पे। हमने बकायदा स्केड्यूल ABC हमने पिछले चैप्टर के अंदर रीड किया था, वहाँ समझा था इस बात को। फिर हमने टैरिफ कोटा जैसी चीज़ें पढ़ी इस जगह पे। तो ये साफ बताते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट तो किया, हमने इम्प्रूवमेंट तो किया, लेकिन एक दायरे में सिमट के हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इम्प्रूवमेंट करने की बात की, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गया और प्राइवेट सेक्टर इग्नोर किया गया। अब यही वजह है, इसी वजह से काफ़ी स्कॉलर जो हैं वो दो डाइवर्जन में बढ़ जाते हैं, उनके दो मतभेद यहाँ पे, मतलब दो पॉइंट्स बन जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स के फेवर में हो जाते हैं कि नहीं, पब्लिक सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब पब्लिक सेक्टर का रोल इम्पॉर्टेंट था क्या उसी टाइम के दौरान? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कह सकते हैं इस चीज़ को कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उस टाइम के दौरान, यानी जब इनिशियल टाइम था, तब ऑलरेडी मैंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर को उस जगह पे इनिशिएट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी हेल्पफुल था कि वो जो डोमिनेंट रोल में सामने आया, जिसने इनिशिएट किया, जिसकी वजह से हमें एक अचीवमेंट देखने को मिले। लेकिन एक स्टेज के बाद में वो अचीवमेंट्स एक लेवल पे आकर रुक जाएंगे, क्योंकि आपको अगर इकोनॉमी पे और ज़्यादा इनिशिएट करना है और ज़्यादा ग्रोथ लेना है, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट भी उतना ही इनपुट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर को भी उस जगह पे लेके आना पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज़ जो हमने पहले ही पढ़ा है, बहुत सारी पॉलिसी हमने पढ़ी है चैप्टर के अंदर। अगर अभी तक आपने उसको नहीं पढ़ा है उस चैप्टर्स को, तो प्लीज़ उसको एक बार जाके सुन लीजिए, जो भी वीडियोस पे बनाए गए हैं, ताकि आप इसको बेटर ढंग से समझ पाएँ जो आपको इस चैप्टर बताया जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी, ये सिस्टम जो था, ये जो हमारा जो दो, मैंने कहा, मतभेद यहाँ बने, वो इसी वजह से बना। कुछ फेवर में आए कुछ स्कॉलर्स, और कुछ स्कॉलर्स के खिलाफ में आ गए कि नहीं, ये पॉलिसी सही नहीं है। जो फेवर में, पहले पॉइंट देख लेते हैं। स्कॉलर जो फेवर में थे, उन्होंने कहा था कि ग्रोथ इन सेविंग दिखा इस जगह पे हमें। वहीं साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने पढ़ा था, ये था कि जूट था और एक केवल कॉटन की बात की थी, टेक्सटाइल की बात सेट की थी, तो वही था। लेकिन बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर रोल, वो डाइवर्जन दिखा हमें, वहाँ पे डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट दिखे और बहुत सारे डेवलपमेंट जगह पे दिखा। ऊपर से फूड सिक्योरिटी में हम आ गए, काफ़ी हद तक हुआ। लेकिन अगर देखा जाए इस पूरी चीज़ों को, तो वो भी प्रॉपरली फुल फ्लेज नहीं अपने आप में। इसलिए 1991 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1991 में न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अडॉप्ट की गई। न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या है? इसके अंदर तीन चीज़ पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल में क्या होगा कि हम सिस्टम को थोड़ा लीनियंट बनाएंगे और लाइसेंस चीज़ों को हटा देंगे इस जगह से। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होगा कि हम प्राइवेट जो कम इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, वो ज़्यादा इस्टेब्लिश हो पाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को वर्ल्ड ट्रेड के साथ जोड़ेंगे, ताकि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और बेटर वहाँ से अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाएँ।
इसी जो थोड़ा अनइक्वल हुआ रोल का इस जगह पे, जैसे मैंने कहा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का जो अनइक्वल सा रोल हो गया उस जगह से, इसी वजह से एक लेवल पे आकर जो ग्रोथ थी वो रुक सी गई और वी नीड अ नेक्स्ट पॉलिसी। और वही पॉलिसी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, द एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट टाइम, उन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और जिसका आप नाम ऑलरेडी जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स बेस पे आप काफ़ी जानते हैं उनका नाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन दैट टाइम। तो उन्होंने इस पॉलिसी को, तो ये एक्चुअली में दो पर्सन्स का एक मिली जुला रूप था, यानी दोनों का एक इनिशिएट था, उन्होंने मिलकर काम किया। एक हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव, उनका काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है इस पॉलिसी के लिए। और दूसरे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके बाद से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जाने लगा इकोनॉमिक बेस पे कि भाई कितने नेक्स्ट लेवल की पॉलिसी को उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो यही न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी थी। तो हम यही पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर कि क्या रीज़न थे कि इतना सब अचीवमेंट के बाद भी हमें न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी को लेके आना पड़ा। तो उस रिफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या रीज़न था, क्यों चाहिए था हमें वो। एक छोटी छोटी पॉलिसी भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देती है इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर, इसलिए हमें पॉलिसी बनाने से पहले बहुत चीज़ों को सोचना है, समझना पड़ता है कि क्या वो लॉन्ग लास्टिंग हेल्पफुल रहेगी या फिर नहीं। तो उसी बेस पर देख रहे हैं इस जगह पे कि 1991 में हमने एक न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अडॉप्ट किया और 1991 तक आते आते जो पुरानी पॉलिसी की वजह से जो कंडीशन थी वो काफ़ी मिजरेबल हो चुकी थी। तो वही पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, क्या रीज़न था। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस लेवल था वो काफ़ी पुअर हुआ। हालांकि पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट रोल में थी, लेकिन फिर भी उसका जो परफॉर्मेंस लेवल था वो काफ़ी डिसपॉइंटिंग रहा इस जगह पे। उसके साथ साथ ये भी कि जो लॉसेज हैं, इतने सारे नंबर पब्लिक सेक्टर थे, सब में ही लॉसेज देखने को मिला काफ़ी बड़े लेवल से, जिससे एक लेवल तैयार हुआ कि भी जो पब्लिक सेक्टर है वो बेटर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग में आ ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप को रन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बर्डन पड़ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। मैंने पहले कहा गवर्नमेंट का काम क्या है, वेलफेयर मेंटेन करना, लेकिन गवर्नमेंट अपने वेलफेयर के साथ साथ अगर इंडस्ट्री के अंदर भी आती है, उसको इंडस्ट्री को मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ भी लॉसेस दिखे तो एक डबल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था पब्लिक सेक्टर की वजह से कि जो सिस्टम इतना ज़्यादा ह्यूज लॉस वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को देखना पड़ा, और उस वजह से हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट हुई। दूसरा जो पॉलिसी पॉइंट यहाँ बताया गया रीज़न का, वो है डेफिशिएंट बीओपी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक फॉर्मूला है एक्सपोर्ट, एक फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट से क्या होता है कि फंड आता है हमारे नेशन के अंदर, जो फॉरेन करेंसी होता है, जो अमाउंट होता है हमारे नेशन में, वो इनपुट होता है। हम सामान बेचते हैं, उसके बदले हमारे पास में फॉरेन करेंसी आती है। इंपोर्ट में क्या होता है, हम सामान को खरीदते हैं विदेशों से, बाहर से सामान खरीदते हैं, हमारे नेशन का जो पैसा है वो बाहर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम फाइनेंस को, पैसे को इनपुट करने की बात करें तो एक्सपोर्ट से होगा, अगर पैसा बाहर जाएगा इंपोर्ट की वजह से होगा वो। ठीक है, तो अच्छी कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है अच्छी कंडीशन होगी एक्सपोर्ट। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, उतना ज़्यादा फंड हमारे पास आएगा। तो एक्सपोर्ट से बेटर कंडीशन। और इम्पोर्ट, देखो एक इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है, बहुत चीज़ें होती हैं इम्पोर्ट के लिए, वो भी सही चीज़ है। लेकिन उससे क्या होता है, जो एक नेशन का फाइनेंस है वो चला जाता है, नेशन का जो पैसा है नेशन से बाहर चला जाता है, और नेशन की जो फाइनेंस स्टेबिलिटी वाली कंडीशन है वो चरमरा जाती है, फिक्स नहीं रहती उस जगह पे, अच्छी कंडीशन नहीं रहती। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट। ठीक है, तो जब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो इम्पोर्ट से, तो हम इसे कहते हैं सरप्लस, यानी प्रॉफिट वाली कंडीशन है ये, अच्छी कंडीशन है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इम्पोर्ट से कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट है तो हम, यानी हमारे पास पैसा बच रहा है इस जगह पे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट कम हो जाए और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए तो ये डेफिशिएंट कंडीशन होती है, यानी घाटा होने लगा इस जगह पे हमें, यानी जितना हम पैसा लेके आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम विदेशों को वापस दे रहे हैं, यानी पैसा जो आया ही नहीं वो चला भी गया, उससे ज़्यादा चला गया हमारे पास में। दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन। कोई भी
इकोनॉमी, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि वो डेफिसिट वाली कंडीशन में है। और देखा गया कि मोस्टली वही कंट्रीज होती है जो डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, वही डेफिसिट वाली कंडीशन का सामना करती है, क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है विदेशों से, उसे बहुत सारे सामान जो है नेसेसरी गुड्स है वो बाहर से लेने पड़ते हैं जो उसके पास नहीं है या वो उसे फॉर्म नहीं कर सकता है। तो एक वो भी कंडीशन दिखाता है। तो स्टार्टिंग के जो एज में जो पॉलिसी रही, हमने जो कहा 1950 से लेकर 1990 तक के टाइम में जो बीओपी था वो हमें डेफिसिट ही दिखा। जो इम्पोर्ट्स थे, जो एक्सपोर्ट्स थे, उसके कंपैरेटिव लेवल देखा जाए तो एक्सपोर्ट क्या था, एक्सपोर्ट हमें कम दिखा इंपोर्ट के कंपैरिजन में। यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट एक्सीड्स फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। ओके, और जबकि हमने पढ़ा भी था पॉलिसी के अंदर कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर टैरिफ कोटा जैसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो पाए, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं, काफ़ी हद तक नहीं हुआ। यानी पॉलिसी लगाने के बावजूद, टैरिफ कोटा जैसी पॉलिसी बनाने के बावजूद भी जो बीओपी है यानी एक्सपोर्ट के अंदर हमें कमी और इंपोर्ट के अंदर हमें ज़्यादा दिखा, जिसके वजह से हमें कहा कि डेफिसिट रहा, घाटे का रहा है बीओपी हमारे लिए, अच्छी कंडीशन नहीं रही। वहीं दूसरी ओर हमने अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया। मैंने पहले भी आपको उस लास्ट चैप्टर में बताया था कि जब तक आप कंपटीशन वाले फेज में नहीं आएंगे तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, है ना। जब तक आप एक पॉट फ्लावर हैं, जब तक आप एक ही सराउंडिंग में रहते हैं, उसी में आप विजयी हो जाते हैं, वहीं पे आप विक्ट्री को हासिल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे अच्छे हो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं हो सकते। तो वही वाली बात है कि जब आपके जो गुड्स हैं, डोमेस्टिक गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा और जब कंपटीशन के फेज में आएंगे तभी तो डोमेस्टिक गुड अपने आप को इम्प्रूव करेगा क्वालिटी वाइज, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, एनहेंस होगी, और तभी उसके बेस पर वो उसका सामान और अच्छा बना पाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में आने वाले समय में उसका सामान और बेटर बनेगा और बिकेगा काफ़ी हद तक में। लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को बाउंड कर रखा था, इंटरनेशनल ट्रेड के मुकाबले हमारा जो डोमेस्टिक गुड था वो क्वालिटी वाइज लो देखा गया, इसलिए एक्सपोर्ट भी ज़्यादा देखने को हमें इस जगह पर नहीं मिला। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इन दोनों वजह से ना यहाँ पे दो रीज़न है। एक तो इंपोर्ट लगातार बढ़ता गया बहुत हाई लेवल से, हमने उस पर एक जो अपनी पॉलिसी है टैरिफ एंड कोटाज है उसको भी लगाया, तब भी उससे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या था, क्वालिटी वाइज जो था हमारे कुछ सामान जो थे काफ़ी लो क्वालिटी थे और इसका प्राइस काफ़ी हाई था इंटरनेशनल मार्केट या कंपैरेटिवली। तो इन दोनों की वजह से हमारा इंपोर्ट कम हुआ, सॉरी हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमें लगातार घाटे का सामना करना पड़ा। दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर अ कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया इस जगह पे वो क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन क्या होता है पहले अब ये समझ लेते हैं। हमने लास्ट 11th क्लास के अंदर इस बात को पढ़ा है। इन्फ्लेशन का मतलब है एक स्पीड से प्राइस लेवल का हाइक होना, बढ़ जाना प्राइस का बहुत लगातार स्पीड से, ठीक है। तो प्राइस का काफ़ी हाइक हो जाना, सिंपल सी कहते हैं महंगाई बढ़ जाना। इन्फ्लेशनरी प्रेशर से क्या होता है, महंगाई जब बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एसेंशियल आइटम्स भी क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे और वो मार्केट में ज़्यादा नहीं बिक पाएंगे, तो उनका शॉर्टेज भी आपको दिखने वाला है उस जगह पे, ठीक है। तो देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। क्योंकि लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता गया जिसकी वजह से शॉर्टेज दिखा एसेंशियल गुड्स का। जब सामान महंगे हो तो कॉस्ट भी तो महंगी होगी पीछे से। अभी फिलहाल में अगर डीजल पेट्रोल के रेट ज़्यादा हो गए इस समय, हाइक हुए हैं, तो क्या केवल उसकी वजह से एक इंडिविजुअल कस्टमर पे ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नहीं, एक जो प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करता था उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ेगा, वो जो सामान जो ट्रांसपोर्ट करता था वहाँ से भी कॉस्ट बढ़ेगा उसका। तो आपके पास जो सामान घूम के कंज्यूमर के पास आएगा वो काफ़ी हद तक महंगा हो जाएगा। इसलिए इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो सामान को ज़्यादा नहीं करते, हमने पढ़ा ही पहले भी। जब भी कॉस्ट बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, घट जाएगा, और जब भी प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लायर क्या करता है, सप्लाई को कम कर देगा। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में यही कंडीशन आती है। जब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट जो प्रोडक्शन का तो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई का सप्लाई को कम कर देता है। तो ऐसे में जो एसेंशियल गुड्स थे, जो बहुत रिक्वायर्ड गुड्स हैं, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, और शॉर्टेज होने से और ज़्यादा इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा।
क्योंकि शॉर्टेज होगा, कंज्यूमर के बीच कंपटीशन चलेगा सामान खरीदने का, सामान महंगा हो जाएगा दोबारा से, तो दोबारा से आप पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। दूसरा जो है इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल बढ़ने का है, वो है मनी सप्लाई। जब मनी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको अभी थोड़ा इतना याद रखो, ज़्यादा भी डिटेल मत जाओ मनी सप्लाई पे, इसको हम मैक्रो के अंदर कवर करेंगे मनी सप्लाई को। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आपको इस जगह पे। मनी सप्लाई में क्या है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया है, लोगों के पास जो बाय करने की कैपेसिटी है, चलिए इसको चार्ट फॉर्म में कर देते हैं इस जगह पे। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो कंज्यूमर है उसकी बाय करने की कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर पहले के मुकाबले ज़्यादा सामान को खरीद पाएगा, और जब कंज्यूमर ज़्यादा सामान खरीद पाएगा, उसके पास ज़्यादा फंड होगा, तो उसकी वजह से भी जो प्राइस में हाइक देखने को इस जगह पे हमें मिलता है। ठीक है, तो ये दो वजह हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस जगह पे बढ़ गया है। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि अगर आपके जो एसेंशियल आइटम है वही महंगे हो जाएं, तो भाई आप देखिए कि जो आपके नेशन के अंदर सब तो अमीर तो नहीं रहते ना, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास के हैं, कुछ गरीब हैं, तो क्या वो सामान अफोर्ड कर पाएंगे? इससे ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट बनता है कि हम चीज़ को देखें कि हम अब इसके बेस पर कौन सी नई पॉलिसी अपना सकते हैं जिससे सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। नेक्स्ट जो बताया गया है रीज़न था न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अडॉप्ट करने का, वो था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? आप इसको इस चीज़ समझ सकते हैं कि बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी होती है, आपको इतना अभी थोड़ा इतना याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि डिटेल में हम इस चीज़ों को मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है कि आपके पास एक फॉरेन करेंसी है, रिजर्व में है। आपको किसी भी नेशन के साथ अगर डील करना है, कभी भी आपको सामान खरीदना है, इंपोर्ट करना है, तो आप उस नेशन के साथ उसी करेंसी में डील करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका के साथ डील करना है, इंपोर्ट करना है, आप उससे ऑलरेडी मशीन्स ले रहे हैं अमेरिका से, और उसके बदले उसे क्या देंगे, आप अमेरिकन डॉलर देंगे। अब अमेरिकन डॉलर आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अमेरिकन डॉलर को अपनी रुपये के साथ एक्सचेंज करवाएंगे बैंक्स में जाकर। ठीक है, तो बैंक के पास जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो उनके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व में पड़ी, या फिर उन्होंने जो खरीद कर रिजर्व में रखा हुआ है, वो आपको दे देगा उसके बदले, और उससे क्या होगा, बैंक के पास फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी। तो यही यहाँ बात की जा रही है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन 1991 foreign exchange reserve fell to the lowest level and it led to the foreign exchange crisis in country। और उसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिला। एक तो हमें लगातार फिनेंस इंपोर्ट करना पड़ा, जो कि पैसा अपने आप थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा। आपको अमेरिकन डॉलर चाहिए, तो अमेरिकन डॉलर आपको इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो आपके जो बैंक्स हैं, RBI है, ठीक है, वो इंटरनेशनल बैंक से, उस इंटरनेशनल बैंक से उस पैसे को खरीदेगी, उस जगह से उसे इंपोर्ट करेगी। पैसे भी खरीदे बेचे जाते हैं आपस में। टू पे इंटरेस्ट दैट नीड टू पे नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। अब हमें पैसा क्यों चाहिए? एक तो देखो मैंने क्या बताया, इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, हमने ऊपर इसमें पढ़ा ही है डेफिसिट के अंदर। तो इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए। तो जो पैसा आपके पास रिजर्व में होगा वो सब खाली हो जाएगा बैंक्स के पास में से। दूसरा, क्योंकि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो लोन बेस्ड इम्प्रूवमेंट है, हमने अधिकतर जो इम्प्रूवमेंट की है वो वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन ले लेकर इम्प्रूव किया है। तो जहाँ से हमने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी उसी के कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। यानी हमने अमेरिका से लिया है तो अमेरिकन डॉलर देना पड़ेगा उसे यहाँ पे हमें, तो वो भी इसके लिए क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो हम सिंपली क्या 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 कह रहे हैं इस जगह पे कि हमारी जो नीड थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई फॉरेन करेंसी खरीदने की, और उससे जो एक रिजर्व था बैंक्स के पास जो पड़ा हुआ था वो सब के सब कम होने लग गया। तो फॉल हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दिस नॉट अ गुड कंडीशन, क्योंकि इससे इसकी इकोनॉमिकल कमजोरी का पता लगता है नेशन की, लगता है कि नेशन डाउन जा रहा है। उसके पास अगर जब तक रिजर्व में फंड नहीं होता है तो वो आगे कुछ पॉलिसी, कुछ फॉर्मेशन, कुछ वैल्यूज नहीं होती उस चीज़ की उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न है यहाँ पे, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। डेट्स का ह्यूज बर्डन पड़ गया यहाँ पे। हमें लगातार अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए फंड चाहिए, वो फंड ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? दो रीज़न। हम एक तो
प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएट नहीं करवा पा रहे हैं, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे प्राइवेट सेक्टर को, जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर था। और उस वजह से अगर गवर्नमेंट, देखो पैसा किस किस तरीके से गवर्नमेंट कमाती है। गवर्नमेंट जो पैसा लेती है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है, वो दो तरीके से आता है। या तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है या नॉन टैक्स चीज़ें लेती हैं, ठीक है। तो टैक्स में अगर ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर्स ही नहीं हैं, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो एक्चुअली में टैक्स ले पाएंगी गवर्नमेंट? क्या उनके पास पैसा आएगा? इस समय आप फिलहाल में देखिए मेरे न्यूज़ के अंदर कि काफ़ी कंपनियां बंद हैं, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही हैं। वो काफ़ी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो टैक्सी नहीं रन कर पा रहे हैं। तो जब उनके पास अमाउंट ही नहीं आएगा, जब उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, तो क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएंगे? या गवर्नमेंट किस बेस पे टैक्स लेगी उनसे? तो एक तो टैक्स कम हो जाएगा, दूसरा जो गवर्नमेंट के खुद के सेक्टर्स थे, जो गवर्नमेंट के खुद के पब्लिक सेक्टर्स थे, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, वहाँ से पैसा भी नहीं गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो आपको अपनी नीड के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी कंट्री की नीड के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मनी को बोरो करेंगे, आप इंटरनेशनल बैंक से जाकर मनी को बोरो करना स्टार्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट में धीरे धीरे उसको अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उसको लोन पे डिपेंड होना पड़ा, जिससे लगातार वो डेट ट्रैप में फंसता गया। एक डेट ट्रैप क्या होता है कि भाई आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आपको देना है, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि आप उसके लिए लोन ले लेते हैं। अब आपने पहले का लोन लिया तो उसका भी इंटरेस्ट है, एक नया लोन लिया उसका भी इंटरेस्ट है, ऊपर से आपकी नीड जो कंट्री की बढ़ती जा रही है, आपको और लोन लेना पड़ेगा, उसका भी इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, फिर इंटरेस्ट चुकाने के लिए आप एक और लोन लेंगे। तो एक किस्म का ये पूरा सिस्टम जो है वो एक ट्रैप बन जाएगा, आप कभी इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। तो यही होना स्टार्ट हो गया कि ह्यूज बर्डन हो गया डेट का, जिसकी वजह से जो लेवल है वो काफ़ी बेकार हो गया उसमें सिस्टम का। नेक्स्ट जो रीज़न है यहाँ पर बताया गया वो क्या? इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। The origin of financial crisis can be traced from the insufficient management of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी के जो इनसफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से हमें ये फाइनेंशियल क्राइसिस देखने का मौका मिला है, हम देख पाए इस चीज़ को सभी। तो द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट द सफिशिएंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो था वो एबल नहीं था सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी उसके पास जो पैसा था वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा था। मैंने पहले बताया गवर्नमेंट दो तरीके से फंड को प्रोड्यूस करता है, एक तो टैक्स आएगा उसके पास में, सबसे बड़ा सोर्स टैक्स का है, दूसरा उसके पब्लिक सेक्टर उसको फंड देंगे। लेकिन दोनों जगह में क्या दिखा? नाकामी दिखी उस जगह में, ठीक है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट दिखा, ना तो टैक्स इंप्रूव हो पाया, ना टैक्स बढ़ पाया, और ना ही पब्लिक सेक्टर बेटर ढंग से काम यहाँ पर कर पाए। गवर्नमेंट expenditure begin to exceed its revenue by such large margin that it become unsustainable। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया कि आप एक लेवल से कहीं ज़्यादा बढ़ गए। देखो अगर सिंपल सी बात है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, आप ये अपने ऊपर लेके इस बात को समझिए कि मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 1000 है, आपका एक्सपेंडिचर हो गया 5000। अब बताइए, आपकी सैलरी 1000 है, आपकी एक्सपेंडिचर 5000 है, 4000 आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? डेफिनेटली ये जो आप पे जो लोन का क्राइसिस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और एक ऐसा अमाउंट है कि आप दोबारा भी इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे कि आप अगले साल की, अगले मंथ की सॉरी सैलरी से आप उस चीज़ को रिकवर कर लें, वो भी नहीं होगा। वही हालात गवर्नमेंट के बने इस समय कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया कि वो उसे आगे आने वाले समय पे उस मार्जिन को, इतना लार्ज मार्जिन हो गया कि उसे कवर नहीं कर पा सकती थी गवर्नमेंट। At time of the foreign exchange borrowed from other country and international financial institute was spent on meeting consumption need। और जो भी देखो गवर्नमेंट ने जो भी बोरो किया है उस पेमेंट को वो दो एंगल से यहाँ पे खर्च कर सकती है। एक तो वो कंजप्शन नीड पे इस्तेमाल करे, ठीक है, दूसरा वो प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन से क्या होगा? इनकम क्रिएट होती है, कंजप्शन से क्या होता है? इनकम चली जाती है। तो सिस्टम सी बात है, कंजप्शन से इनकम आपकी चली गई
और प्रोडक्शन से आपकी इनकम बढ़ी। कौन सा अच्छा पॉइंट है, आप खुद बता सकते हैं इस जगह पे। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन करना एक अच्छा पॉइंट है, कि प्रोडक्शन से आप इनकम क्रिएट करेंगे, और इनकम क्रिएट करेंगे तो आपकी ग्रोथ के आसार और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे जगह पे। लेकिन जितना भी गवर्नमेंट जो बोरो करती थी फंड, वो सभी का सभी वो कंजप्शन नीड के लिए करती थी, तो इसकी वजह से फंड कंज्यूम होके फिनिश खत्म हो जाता था। तो इन्हीं सभी रीज़न की वजह से एक्चुअली में हमें न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा, और 1990 तक आते आते 1991 तक के आते आते जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी बिकॉज ऑफ सच प्रीवियस पॉलिसीज़। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक रीज़न के अंदर? हमने यहाँ पढ़ा कि पुअर परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का। दूसरा पढ़ा कि डेफिसिट रहा, घाटा रहा बीओपी के अंदर, यानी इंपोर्ट हमारे ज़्यादा हो गए एक्सपोर्ट के कंपैरेटिव लेवल पे देखा जाए तो। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता ही गया लगातार। जो रिजर्व में फंड था, फॉरेन करेंसी थी, वो भी चली गई। फॉरेन रिजर्व जो था हमारे पास वो भी कम हो गया। जो बर्डन है लोन का, डेट्स का, बोरो करने का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और लगातार जो इनसफिशिएंट मैनेजमेंट के हमें एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिले। तो इन सभी वजह से आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी की हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ज़्यादा क्या अच्छे ही नहीं थे, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ा। जो अभी हमने रीजंस पढ़े थे रिफॉर्म्स के लिए, इन्हीं रीजंस की वजह से एक इकोनॉमिकल क्राइसिस बन गया उस समय इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमें लोन की रिक्वायरमेंट हुई, और हमने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक से कि हमें उसको उसके बेस पे लोन दिया जाए। लेकिन आप जैसा जानते हैं ऑलरेडी, आपने पॉल साइंस के अंदर इस चीज़ को पढ़ा हुआ है काफ़ी बार, मैम ने आपको पढ़ाया भी हुआ इस चीज़ पे, कि एक दो सिस्टम चलता है इंटरनेशनल बेस पे, रशिया और अमेरिका के बेस पे। रशिया चाहती है कि सब के सब लोग जो हैं वो सोशलिस्ट हो जाएं, उनकी इकॉनमी सोशलिस्ट हो जाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि सबकी इकॉनमी जो है वो कैपिटलिस्ट हो जाए। तो इसी दोनों के बीच जो रंजिश है, इसी की वजह से वो दोनों गेम खेलते रहते हैं। तो इसी वजह से जब हमने लोन के लिए दरख्वास्त की वर्ल्ड बैंक के अंदर, मांगा उसके बेस पर, हमें 7 बिलियन का जो लोन है वो तो ऑफर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ शर्तें ऑफर हुई कि हमें अपनी पॉलिसी को, हमें अपने सिस्टम को, इकोनॉमिकल सिस्टम को लिबरल बनाना पड़ेगा। इसलिए कई लोग इस बात पे कहते हैं कि एक्चुअली में जो पॉलिसी इंडिया ने बनाई वो एक मजबूरी थी उस समय, वो हमें लोन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने इस सिस्टम को न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी दिया, लिबरलाइजेशन दिया। तो इसके अंदर क्या किया गया, हमने प्राइवेट सेक्टर के रेस्ट्रिक्शन जो थे, जो हमने लाइसेंस वाला सिस्टम लगा रखे थे, उसे हमने रिमूव कर दिया। जो गवर्नमेंट का रोल था बहुत सारे एरिया के अंदर, उसे रिड्यूस कर दिया, इस जगह पे कम कर दिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर अच्छा इंप्रूव कर पाए। और जो ग्लोबल के साथ हमने ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस किए थे, उसको भी हमने कम किया। तो यही रेस्ट्रिक्शन था एक्चुअली में लगाया गया था, और इसी के बेस पर हमें वहाँ पर $7 बिलियन का लोन मिला, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को और इम्प्रूव कर पाए। इंडिया ने जो वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशन थी, जो आईएमएफ की कंडीशन थी, उसे उसने एक्सेप्ट किया, और डेफिनेटली उसके बाद में हमें ये जो लोन मिला, हम नई अपनी पॉलिसी को जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया इंडिया के अंदर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।